कि एक जो है कि हम समझते हैं कि जो जहाँ तक मेरी समझ विकसित हुई है, एक तो नेता का हमारे व्यक्तिगत चरित्र, एक उसका सामाजिक चरित्र, एक उसका राजनीतिक चरित्र। यदि तीनों के तीनों उत्तम है, वो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, वो समाज में अपना आकर्षण पैदा कर सकता है। बाबा साहब के बाद आज तक जो है ऐसे जो है व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है इस तरह से उच्च कोटि के चरित्र वाला व्यक्ति अभी हमारे बहुजन समाज में नहीं हुआ। तो सबसे पहली जरूरत है कि व्यक्तिगत तरीके से, सामाजिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से इतना उसका आचरण हाई लेवल का हो जिससे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। दूसरी बात है मतदाता को ट्रेनिंग देने की। जैसे आपने बताया कि जिसे राजनीति करनी हो, हेमराज सर ने बताया कि राजनीति करनी हो तो हमने ट्रेनिंग बनाया है। तो ट्रेनिंग का काम जो है सतत चले, रेगुलर चले और उसे बृहद लार्ज स्केल पे चलना चाहिए। ये मेरी दूसरी बात है, क्योंकि जब तक हम जनता को ये नहीं समझा पाएंगे कि हम अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और हम किसके लिए कर सकते हैं, तो तब तक जो है हम लोगों की पार्टी भी धरी रह जाएगी, पार्टी का ढांचा भी धरा रह जाएगा, जब तक वो वोटर्स नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ, किंग बनने की और किंग मेकर बनने की। या तो हम किंग बने या हम किंग मेकर बने, तो दोनों चीजें संभव है। हम जो है वोटर्स के ऊपर आधारित है। हमारे वोटर्स ही हमको किंग बना सकते हैं और वोटर्स ही हमको किंग मेकर बना सकते हैं, और वो तभी संभव है जब हम उनको विचारधारा आधारित कैडर सतत 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 कंटिन्यूअस तरीके से देते रहेंगे, वो उसकी लोकतंत्र प्रक्रिया को मजबूत बनाते हुए। जैसे अभी पार्टी की चर्चा किया, हमारी जो पीपीआईडी है, पार्टी है जो बनाई है, वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। वो तो आपने बहुत सारी पार्टियों का चर्चा किया, वैसे मेरा भी अपना अनुभव है। अभी तक किसी भी पार्टी में लोकतंत्र है ही नहीं है। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी किसी भी पार्टी में अभी तक किसी ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। यदि पीपीआईडी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देकर के लोकतांत्रिक एक ढांचा विकसित करती है, लोकतांत्रिक तरीके से एक ढांचा विकसित करती है, यदि ओबीसी की आबादी 52% है तो 52% लोग उस पार्टी में हो, शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% हो, 15% लोग उसकी पार्टी में हो, यदि 7.5% शेड्यूल ट्राइब है तो वो हो, एनटी डीएनटी बीजेएनटी 10% और 10% वो लोग हो। तो इस तरह से जो ढांचागत बना करके काम करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अगर स्टेब्लिश करेंगे पार्टी को, तो निश्चित रूप से जो है ना हमारा ढांचा तैयार होगा, हम किंग भी बनेंगे और किंग मेकर भी बनेंगे, दोनों बात हमारे सामने आ जाएगी। दूसरा है तो ये काम कठिन, और कठिन भी नहीं है, और एक तरह से जब मन में ठान ले तो आसान भी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ढील है व्यक्तिवादी आदमी बड़ा जल्दी बन जाता है। अभी मैं एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का पूरे भारत का देना चाहता हूँ। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में अभी मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। अब देखेंगे उसमें हर जाति का मंत्री तो शामिल है, मंत्री के पास मंत्रालय भी है मगर उसके पास पावर नहीं है। तो यहां अगर हम उसका वो हमारा आदर्श नहीं बन सकता। उन्होंने निषाद भी लिया, मल्लाह भी लिया, केवट भी लिया, पटेल भी लिया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट का एससी एसटी भी लिया, उन्होंने धानुक भी लिया, सब लोग ले लिया, मंत्रालय में सब बहुत फौज इकट्ठी कर ली, महिला भी कर ली, मगर उनको मंत्रियों को शक्तियों से जो है दूर रखा उन्होंने। तो यदि हम इस तरह का मॉडल नहीं अपनाएंगे, ये हमारे लिए खतरनाक भी है, हमको इसका अनुसरण तो नहीं है करना, लेकिन उन्होंने जो ढोंग तो किया है। यदि हम बात करें कि जो है पिछड़ों के नाम पर देश भर में एक लॉबिंग बना करके एक पिछड़ों का मंत्री है, पिछड़ों का नेता है, और वो देश का प्रधानमंत्री बना करके जो गैदरिंग करके सत्ता हासिल किया है, नहीं उस मतों का, उस व्यस्त मताधिकार का बेहतर इस्तेमाल करके इस एससी एसटी ओबीसी के विरोध में काम किया और उन ब्राह्मणों के पक्ष में काम करना शुरू किया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम चाहेंगे अगर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी बने तो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी उस पार्टी के अंदर भी झलकनी चाहिए। महिलाओं की आबादी जितनी, अब महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। ये समझिए जातियों के जितना जो समीकरण, जितने भी समूह एससी एसटी ओबीसी का जितना समूह है, जितनी उनकी परसेंटेज है, उतना स्ट्रक्चर उसमें खड़ा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग वो दिन दूर नहीं, किंग भी बनेंगे और किंग मेकर भी बनेंगे। भाई इतनी बात जी डॉक्टर साहब, एक मिनट और हम आपका लेंगे। अब अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, लगभग इस देश में 7-8 राज्यों के चुनाव अगले साल में होंगे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है इसमें जी। तो इसमें जो बात आप कर रहे हैं जो भागीदारी की, है बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। बहुत सारी जातियां हैं वो अपनी भागीदारी की बात वो कर रहे हैं, या नेता भी हैं वो अपनी जाति की भागीदारी की बात करते हैं, और जो पार्टी उनको वो भागीदारी या उनको सीट देने की, टिकट देने की बात करते हैं, वहां पर वो चले भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विचारधाराहीन अगर इस प्रकार की भागीदारी हो, जिसके पीछे कोई विचारधारा नहीं है, बस अपनी जाति की
या फिर जाति के लिए वो कितना करते हैं अलग बात है, लेकिन वो जाति के नाम पर व्यक्तिगत नेतृत्व की बात जब होती है, तो ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड, इन राज्यों में किस प्रकार से राजनीति आप देखते हैं मूल निवासी बहुजन समाज की, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उसकी राजनीति का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, उस भविष्य की बात है, हम ये कहेंगे कि जैसे अगर वो जाति के नाम पे भी अगर उस पार्टी में शामिल होकर के जाता है तो जातिवाद भी खुल के नहीं करता, फिर भी अपनी जातियों के विरोध में काम करता है और उनके पक्ष में वो जाके काम करने लगता है। तो वहां पर वो जो है उसका जाना ना जाना इस समाज के लिए खराब ही है एक तरह से, क्योंकि ना तो वो खुल करके जातिवाद कर सके, यानी अपनी जाति के लोगों का भला कर सकता, और ना ही जो है वो करेगा क्या, बल्कि अपनी जातियों का विनाश करेगा और उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जो दबे कुचले लोगों ने छोड़ करके जो उस जाति के दबंग और सशक्त लोग हैं उनका सहारा लेकर के जो है उन पॉलिटिकल पार्टियों के जो जिसमें वो काम करते हैं उन्हीं की मदद करेगा, वो काम करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि लोग बाग जो है झुकाव उनका हो रहा है कि निषादों की संख्या इतनी, उतने निषाद हम लोग दे देंगे, वो लोग बटोर रहे हैं जिसे वो माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो है विचारधारा आधारित वर्क नहीं है, लेकिन एक तरह से स्वार्थपरता को ध्यान में रखते हुए वो काम करता है, लेकिन वो उसका जाना न जाना वहां पर बेकार ही होगा। बस इतनी बात मैं कहता हूँ, उसके जाने से कोई फायदा वहां नहीं होगा, ना होने वाला ना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना समाज नीति के राजनीति अंधी है और बिना राजनीति के समाज नीति डंगरी है। इनको दोनों को ही हमें साथ साथ तैयार करना पड़ेगा, राजनीतिक शक्ति भी और सामाजिक शक्ति भी। सामाजिक शक्ति पर खड़ी होकर के राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना होगा। और वो मैं एक अंगुली उठा कर कहना चाहता था, यह बात जरूर कहता कि व्यक्तिगत सामाजिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की बलि देने वाले व्यक्तियों की तलाश हो, ना कि सामाजिक हितों को हिट करने के लिए और पूरे समाज की बलि दे दिया जाए, ऐसे लोगों की तलाश ना हो। और रही बात, आप हेमराज सर कह रहे थे कि जो है कोई आए तो हम कहते हैं कि आए भी और हमको हम बुला के भी ले अपना एजेंडा जाकर लोगों में बताए भी, ये बहुत सारी कमी है। अभी PPID की मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, ये कमी है, इसको सुधारा जाए। हम आए भी और उसको बुलाए भी, दोनों ही काम करें। हम जो है निमंत्रण तो दे रहे हैं लेकिन हम जाते नहीं है, ये इस कमी को दूर करना होगा। इसी के लिए मेरी बात यही पक्का।